जीएसटी नहीं हो सकता सर, या तो यूटी जीएसटी होगा या एसजीएसटी होगा। यूटी एक जीएसटी, या तो यूटी है या फिर स्टेट है, दोनों चीजें सेपरेट। इसमें एक ऐड होगा दैट इज दी सेस। कोका कोला भी है, हमारे स्पॉन्सर रेड बुल है, शायद वो भी एक ही ड्रिंक्स बनाते हो, उसमें भी सेस होगा शायद, आई एम नॉट अवेयर। या जो भी टोबाको आ गया है या पर्टिकुलरली मोटरसाइकिल, ये सब के साथ एक इसमें एक वेरिएशन ऐड होगा। इसमें इस वाली स्लाइड में जीएसटी से बाहर क्या है? जीएसटी से बाहर 6 चीजें हैं। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और 6 अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसके अलावा 2 और चीजें हैं। फर्स्ट वन रियल एस्टेट एंड 7th वन पावर सेक्टर। अगर हमारा कोई भी क्लाइंट इनमें से कुछ भी मैन्युफैक्चर या ट्रेड करता है, then we have to be very very cautious because there would not be input output set off. मैं विस्की का मैन्युफैक्चरर हूँ, आई एम परचेजिंग so many things, मोलासिस परचेज कर रहा हूँ, कुछ और, my all purchases are नॉन लीगल बेसिकली। उन सब पे जीएसटी लग करके आएगा। सेल करूंगा तो मैं वैट पे करूंगा, देयर विल बी नो सेट ऑफ। तो अगर मैं इनमें से किसी भी 6 में से कुछ भी कर रहा हूं तो दिक्कत है। इसके अलावा जो 2 जीएसटी से बाहर है, फर्स्ट वन रियल एस्टेट सेक्टर, जो कि पूरा का पूरा कंप्लीटेड प्रोजेक्ट बेस्ड है, उसको सब्स्यूम नहीं करा गया, तो उससे क्या होगा कि जितना भी मेरी कॉस्ट होगी दैट इज नाउ, पहले अगर वो 5% होता तो 12 पे है, 12 पे तो 18, माई कॉस्ट हैज गॉन अप एंड माई आउटपुट, उसको तो स्टैम्प ड्यूटी है, दैट्स ऑल कन्वेंस इट, तो इसमें कोई सेटअप नहीं होगा। तो अगर मैं ऐसे जितने भी काम करता हूं तो मुझे वेरी वेरी कॉशियस रहने। मैं सपोज वी आर द कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सब्स्यूम नहीं हुई, उसको इलेक्ट्रिसिटी सेस आएगा। इलेक्ट्रिसिटी सेस आएगा तो इलेक्ट्रिक कंपनी क्या कंज्यूम कर रही है, वो सब वो आइटम परचेज करेगी जिस पर जीएसटी लगा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंपनी सी फॉर्म के बेस पे परचेज करती थी, वो सी फॉर्म भी खत्म हो गया, तो व्हाट वुड हैपन, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की कॉस्ट चली ऊपर जाएगी, और उसकी कॉस्ट ऊपर जाने से उसका जरूरी नहीं है कि जिस रेट पे पहले इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी उस रेट पे आगे आएगी। तो ये मैं सब चीजें आपके साथ इससे डिस्कस कर रहा हूं कि 1 जुलाई जो है जीएसटी अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो पार्शियल जीएसटी, पार्शियल नॉन जीएसटी है, और हम अगर किसी ऐसी इंडस्ट्री में स्टकअप हो गए तो सर्टेनली इट माइट अफेक्ट अवर एंटायर लॉजिस्टिक। सर मुझे बोलिए सब्जेक्ट जीएसटी, तो उस व्हीकल को प्योर व्हीकल चलाइए, उसी की परचेज है, उसको भी आप बॉटल खरीदते हैं 30 ml 60 ml में बेचते हैं, तो उसका ट्रेडिंग का प्रॉफिट ब्रांड के पास चला जाएगा। और इधर मेरा जितना भी नॉन जीएसटी है, ये तो नॉन जीएसटी एक तरफ होगा, जीएसटी कितना है वो एक साथ लेगा, और इसी में जितने भी सर्विस चार्ज लोड करते हैं लोड करिए, पूरी कंसिडरेशन पे टैक्स मैं कंपोजिट सप्लाई की इतना बात करता। इसके बाद ये जो फिलिंग स्टेशन वाले हैं, पेट्रोल फिलिंग स्टेशन 2T देते हैं, वहां तक तो मुझे पता है। वहां पर क्या होगा, पेट्रोल और डीजल दोनों के दोनों वैट में है, उधर लुब्रिकेंट जीएसटी में रखे। तो अगर मैंने पेट्रोल पंप पे एक मशीन लगा रखी है जिसमें दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, अब मैं तो आज एक देखता हूँ यहाँ पे क्या होगा। अब इस चीज को मुझे बाइफरकेट करना है, एक नॉन जीएसटी और एक पेट्रोल को साथ में चला, तो मुझे एक प्रोपोर्शन बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मशीन को हटाकर के 2T पकड़ाना शुरू कर दो, लेकिन बट यू मस्ट हैव सर्टेन प्रोपोर्शन सो दैट दीज 2 थिंग्स शुड बी बाइफरकेटेड। हमें इन 2 का सेपरेट बिल मैं एडवाइस करता हूँ, क्योंकि अगर आपने एक ही बिल में वैट और नॉन वैट किया कॉलमनर बनाना शुरू कर दिया तो कल को जरासी से लुब्रिकेंट के असेसमेंट होकर पूरा सामान लेके जाना पड़ जाएगा, है ना। बिस्की के असेसमेंट के लिए पूरी की पूरी किताबें चाहिए होंगी, पर उनको बिस्की चाहिए। अच्छा, कभी भी विस्की अगर आप मुंह काट में देखेंगे तो कभी भी विस्की को धीरे जाते पानी को जलता ही रहता है, वही थोड़ा नहीं भी डलवाओ, आइस सप्लीमेंट्री है, ठीक है। तो क्या अगर इस मेजर को हम वो करेंगे तो क्या होगा, तो सर मेरी एडवाइस ये है, जो मैंने आगे एडवाइस दी है कि आप एक तो अपने मेनू कार्ड को चेंज करिए,
ठीक है, आपको उसको ठीक देखिए, इट विल रिमेन द लीगल। मैंने जो एडवाइस दिया फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं लाइट बियर बेचता हूं तो 5% बीडी वाली होती है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है तो 10 वाली हो जाती है, थोड़े उसमें परसेंटेज होना चाहिए, और एक्स्ट्रा थंडर बोल्ट टाइप की जो होती है 15, तो ये 15% है, बाकी कुछ तो और ही है। तो बाई एडिंग समथिंग इट विल नॉट सीज टू बी लिकर, इट विल रिमेन लिकर। तो जिस समय मैं लिकर के यहाँ पे 30 या 60 ml की बात करता हूँ, तो पानी या बर्फ या सोडा मिलाने से वो इट विल, तो आप उसका मेनू कार्ड को थोड़ा आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, मेनू कार्ड को देना पड़ेगा, एक कॉकटेल और सो एंड सो, उसमें ये सब चीजें फ्री सप्लाई इस तरह से चला करके आपको चलाना। नहीं तो कहीं पे दिक्कत आ सकती है कि वो कहेगा नहीं पानी का तो 12% है, बिस्लरी 18% की रेट पे चल रही है, आइस 12% पे चल रही है, मैं इसको ऐसे क्यों टैक्स करूं? तो उसका कंसिडरेशन आपको 0 रखना पड़ेगा। These 3 things are नहीं उसका नहीं और भी लिखता है सर, बिल का क्या पता चलता है, पानी बहुत तो साइड पर जाता आगे और 28 + 12 सेंस 40%। हाँ जी, अरोड़ा साहब कहते हैं कि अगर मैं रेस्टोरेंट में अगर एरेटेड ड्रिंक सर्व करता हूं, रेस्टोरेंट का रेट कितना है? रेस्टोरेंट क्या चीज है? सर्विस। सर्विस का क्या रेट है? 12 भी है, 18 भी है, 22 भी है, 5 स्टार का रेस्टोरेंट नहीं है, तो एज्यूम करो 18% है। तो अब पॉइंट ये आया कि जब मैं वहां पर जो रसगुल्ले को 5% वाले को 18% लगा सकता हूं, तो 40% वाले को 18 नहीं लगा सकता। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग द रेस्टोरेंट सर्विसेज। जब मैंने बोला 6988 6988 I20 बाइक वाइट, पता नहीं हो सकता बिल्डिंग में कोई ऊपर नीचे, ठीक है जी। तो मेरा उसमें आंसर यही है, तो क्योंकि जब हम रेस्टोरेंट सर्विसेज की बात कर रहे हैं, रेस्टोरेंट के अंदर जो भी चीज सप्लाई हो रही है, जब वो मेरे टेक अवे फ्री होम डिलीवरी, टेक अवे में तो सर्विस नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं आपको 18% दे रहा है, वो मेरे गुलाब जामुन जो सारा का सारा स्वीट जो है 5% पर है, आप उसे रेस्टोरेंट में 18% पे टैक्स कर रहे हो, तो वाई नॉट दिस 40% वाली आइटम 18% मेरा है। सर ये पैन नंबर मैंने इसलिए दिया है क्योंकि जो मल्टी स्टेट ट्रांजेक्शन करेंगे नंबर, उनको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि नाउ जैसे जैसे अभी तो बहुत लाइट चल रहा है, 3B फाइल कर देंगे सब, 3B इज नॉट द एंड। 3B जो है 2 महीने बाद आपको नॉर्मल 1 to 3 में कन्वर्ट करना है, और एक बार सिस्टम सही हो जाएगा तो अभी 1 to 3 में भी छोटे वाला 1 to 3 है, सरल टाइप 1 to 3, अल्टीमेटली ये भी पुराने वाले जो मेन उसमें चला जाएगा। तो वी हैव टू प्रिपेयर, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहीं पर ये मुझे डॉक्यूमेंट में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया, वो मेरे से जो रिटर्न जो है वो हल्की मांग रहे हैं। सो फार एज माई डॉक्यूमेंट्स, अगर मुझे 50,000 के ऊपर का नाम एड्रेस लिखना है तो लिखना है, इसके अलावा जो जो मुझे फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है तो करनी है। दे आर जस्ट सिंप्लीफाइड द रिटर्न ओनली फॉर द बेसिक पर्पज दैट देयर सिस्टम इज नॉट दैट रेडी एट इट और टू हैव बीन। तो इसलिए उन्होंने फॉर द टाइमली ये रिलैक्सेशन दी है, हमें उसके साथ आगे बढ़ना है। तो यहां पर अगर हम मल्टी स्टेट में अगर हम काम करते हैं तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल दैट आवर एंटायर होल ऑफ इंडिया वो भी अंडर स्कोपिंग, क्योंकि बीच का पैन लगाओ, इधर का स्टेट लगाओ 07 तो दिल्ली दिखता है, 06 पे हरियाणा दिखता है, 09 पे यूपी दिखता है, पैन तो चेंज करना है, और पता नहीं उनके पास कोई सॉफ्टवेयर हो, ये हटा दो तो पूरा का पूरा मेरे इंडियन सिस्टम आ जाए। तो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। करेक्ट जी सर, यूनिट कोड एंटिटी मतलब कि अगर मैं कोई क्वेश्चन ना पूछे जीएसटी, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई इसमें क्यों रेलेवेंस है इसकी? 2 or more supplies where one of them is the principal supply generally at multiple prices। क्या जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक प्राइस हो गया, फ्रेट हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, तो यहाँ पे स्पेसिफिक रूल्स बनाए उन्होंने कि हमें इसको टैक्स कैसे करना है। अभी तक क्या करते हैं सब, 1000 रुपए बेसिक प्राइस, उस पर टैक्स लगाया, नीचे फ्रेट लिखा, इंस्टॉलेशन जो हमने लिखा या नहीं लिखा, लाइक दैट ऊपर नीचे कर दिया करते थे। नाउ दे हैव डिफाइंड कि कंपोजिट सप्लाई में क्या प्रिंसिपल सप्लाई है, क्या इंसिडेंटल सप्लाई है, रेट वुड बी लेविड ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई एंड नॉट ऑफ
एनी इंसिडेंटल सप्लाई सर अगर मेरे हाथ में छोड़ दिया जाए ना तो मैं इंसिडेंटल को प्रिंसिपल बना करके उसका रेट लगा दूंगा, वो कम होगी। तो दैट इज वाई दे हैव डिफाइंड तो व्हाट इज द कंपोजिट सप्लाई। इसी तरह से उन्होंने मिक्स सप्लाई के ऊपर डिफाइन करा है कि जब 2 और 2 से ज्यादा जो कि सभी के सभी प्रिंसिपल है आर सोल्ड एट ए सिंगल प्राइस, दीज आर कम्बो टाइप। जैसे हम हल्दीराम या कहीं पे जाते हैं पूरा कम्बो पैकेज मिल रहा है तो वो उसका क्या है। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल प्राइस पे है तब नो इशू, लेकिन अगर सिंगल प्राइस पे है दैट वुड बी टैक्स एट ए रेट स्पेसिफाइड। टैक्सेबिलिटी क्या कहते हैं, a composite supply comprising 2 or more supplies, one of which is a principal supply, shall be treated as supply of such principal supply and taxable at the rate applicable thereto. मेरी क्लियर भाई, मेरी आनी सर आनी सर आनी भाई मेरे सर। तो हमें क्या देखना है, फॉर एग्जाम्पल आई एम सप्लायर ऑफ एसी, ठीक है, एसी इज टैक्सेबल एट 28%। इसके बाद नीचे फ्रेट लगाया, फ्रेट अदरवाइज को 18% की सर्विसेज है, पर 20,000 रुपए 2,000 रुपए का फ्रेट, 22,000 रुपए 2,000 रुपए का इंस्टॉलेशन चार्जेस, 24,000 रुपए लेस सब डिस्काउंट दे देता हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ, मेरी कैलकुलेशन लेस डिस्काउंट 4,000 रुपीज, टोटल आ गया 20,000 रुपए। 20,000 रुपए पर मैं रेट किसका लगाऊंगा, एसी का, जो कि 28% है। अगर और 20,000 अगर मान लो इस एसी की जगह पे कुछ सोलर एनर्जी इक्विपमेंट होता जो कि अज्यूम करोगे 5% पे, आई एम नॉट एग्जैक्टली अवेयर, तो मैं ये फ्रेट और नीचे सब सारी की सारी आइटम सब 5%। दिस इज द बेसिक पॉइंट। सर 2 अलग इन्वाइस करने से आपकी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन चेंज नहीं होगी। मेरा मानना है कि 2 तो मैं कर ही रहा हूं, एक में 2 हिस्से तो मैंने कर ही देते था, वो तो मैं लिखता ही था इंस्टॉलेशन चार्जेस 2,000 रुपए, फ्रेट 1,000 रुपए, ठीक है, वो तो पहले भी दिख रहा था, लेकिन इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। पहले क्या था, कोई स्पेशल कानून नहीं था, अब नाउ देयर इज स्पेसिफिक लॉ, देयरफॉर वी हैव टू कंप्लाई दैट। ठीक सर मुझे और ऐसे लोग मेरे से बिल्कुल भी क्वेश्चन पूछ रहे जो कि हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, एक पूरा का पूरा कम्बो है, ठीक है, हल्दीराम ने बना रखा है, वो कहता है 800 रुपए का। ओके सर, इसमें सब कुछ रखा हुआ है, नमकीन 5% वाली, मिठाई वगैरह रसगुल्ले का डब्बा वो भी 5 रुपए का, नमकीन 12% वाली। एक गलती से उसने वो रख दिया नहीं सर, वो कोल्ड ड्रिंक बोलता रहा मैं, कोका कोला का कैन रख दिया, तो इस पूरे के पूरे का क्या रेट होगा, 40। सर बनाएगा तो वो तो कंडीशन है ना, वो तो आपने कह रहे हो कि आप पहले कंडीशन है कि आप यू आर सेलिंग एट सिंगल प्राइस, यू सेल एट डिफरेंट प्राइस, दे आर नॉट डिस्काउंटेड जा रहे हो, ठीक है। एक तरफ रखा हुआ उसके अंदर काजू, फिर बादाम रखा है, फिर उसके बाद तो रोस्टेड वाला भी रख दिया, फिर चाय। अब ये क्या हुआ, इसमें किशमिश भी रखी हुई है, काजू तो 5% का है, किशमिश भी 5% के, बादाम 12% का। अभी ये वाला जो रोस्टेड बादाम था उन्होंने कम करके 18 से 12 पे लेकर के आ गया, तो एक जो पूरी ट्रे है 12% जाएगी। देखिए खाटला साहब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ जीएसटी का कर रहे हैं, जीएसटी से बाहर के आएगा ना हम उसका क्वेश्चन आउट ऑफ। मेरी गाड़ी का एसी खराब हो गया, आपका कंपनी के तौर पर मैं आपसे वर्कशॉप में लेके जाता हूँ, वर्कशॉप में लाने का कहता है ये ठीक कर देंगे, जॉब चार्जेस बनाता है, कहता है ये 5,000 रुपए का खर्चा आएगा, छोटे मोटे कंज्यूमर करने हैं, मैं से ठीक करूंगा। तो फिर दैट टाइम क्या हुआ है, सर्विस में पार्ट जो कि 28% है वो इंसिडेंटल है, ठीक है। तो मैं तो अपने घर आ गया, फोन आता है कि ये जो आपका एसी है नाउ इट इज नॉट वर्केबल, इसको तो रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा होता है कि आज ये साइलेंसर खराब हो गया, ये खराब हो गया, वो कर, अब वो कहता है पार्ट बदल, अच्छा नहीं बदल दो। अब क्या हो गया कि कंपोजिट सप्लाई को डांसिंग सप्लाई बोलता हूं वैसे कि अब आपका प्रिंसिपल सप्लाई चेंज हो गई, नाउ इट हैज बिकम एयर कंडीशन और इंस्टॉलेशन हैज बिकम द इंसिडेंटल। तो आपकी जो अब वो कहता है सर
40,000 रुपए का तो एसी और उसमें 5,000 रुपए या 10,000 रुपए के मेरे लगाई इंस्टॉलेशन चार्जेस। अब इन 10,000 की जो इंस्टॉलेशन है वो कहां जाएंगे? सबके सब 28% चले जाएंगे, क्योंकि मेरे कार पार्ट जो है वो 28% पे टैक्स देंगे। सर वैल्यू ये तो मैंने बताया ना, यहां पर तो मैं ऐसे रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं जहां पर टेंशन नहीं है। अब मेरे नहीं डिसाइड होगा तो फिर वकील लोग तो नहीं। तो दुकानदार लोगों के साथ इतनी दिक्कत हो रही है तो दुकान कैसे वालों के साथ तो मेरा पैकेज इंक्रीज हो जाएगा तो आप छोड़ दीजिए। वो बैक ऑफ द पेपर होता है उसमें अब वीडियो वाले आएंगे तो बोल रहा हूँ एक हम प्रूफ लेके चाहिए, थोड़ा बहुत डेविएशन हो सकता है लेकिन हमारे क्लाइंटों के लिए बहुत है जो अगर ट्रेडर टाइप के क्लाइंट है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं कि B2B ट्रांजेक्शन में पहले B2B को ले लेते हैं तो बिलिंग एड्रेस वुड बी डिटर्मिनेंट फैक्टर। मैं दिल्ली में बैठा हूं, मेरा पार्टी सामने वाली आती है तो कहती है मैं भी दिल्ली की हूं, मैं सीट का सर्च लोकेशन देखनी है उसके हिसाब से मैं बिल इलस्ट्रेशन को सर्विसेज में इसके बाद में क्वेश्चन लेता हूं, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई वाला क्वेश्चन देता हूं। सर्विसेज में मुझे क्या देखना है? सर्विसेज में मुझे एक इलस्ट्रेशन के साथ डिस्कस कर लेते हैं। जनरली यही है, 3 एक्सेप्शन है, वो 3 एक्सेप्शन मैं आपको बता दूंगा। जनरली क्या है, मुझे क्या देखना है? सपोज मैं बैंक हूं, ओके सर, मैंने बैंक से सीसी लिमिट ली, बैंक ने मुझे प्रोसेसिंग चार्जेस लगाए, जब सीसी लिमिट ली और मैंने बैंक को अपना जीएसटी दे दिया तो बैंक मुझे क्या लगाएगा? लोकेशन में सप्लायर क्या हुआ? एल्जोमिक आईपीओ। तो बैंक क्या देखेगा कि राकेश का जिसे सीसी लिमिट है उसका क्या एड्रेस है। अगर वो दिल्ली में होगा तो C+S लगा देगा, अगर ये एड्रेस दिल्ली से बाहर है तो ठीक है जी। ये ट्रांजेक्शन हुई जहां पर मैं रजिस्टर्ड हूं, एल्जोमिक मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं लेकिन सीसी लिमिट है, सीसी लिमिट तो है मेरी, लेकिन मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर आवास PMY स्कीम में फ्लैट बना रहा हूं जो कि एग्जाम है, ठीक है। कंपोनेंट लग्जरी टैक्स था और लग्जरी टैक्स वाज नॉट पेडेबल, तो इसका क्रेडिट इधर उधर नहीं आया करता था। इसलिए गवर्नमेंट थॉट कि भाई स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं, हम इसको नहीं करेंगे, हम इसको आई बना करके जैसे आप IGST बनाओगे तो उसमें स्टेट में ट्रावल कर जाएगा। तीनों के तीनों किराए पे तीनों के तीनों सर तीनों के तीनों में एक 2-2 मंजिला, ग्राउंड फ्लोर जो है कमर्शियल है, ऊपर वाली रेजिडेंशियल है। तो ये जो तीनों के तीनों जो रेजिडेंशियल है, ऊपर वाले जो फ्लोर जो आपने दे रखी है, तीनों के तीनों रेजिडेंशियल वैल्यू यूनिट ये मेगा जंक्शन में एग्जाम्प्ट है, इनमें तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। बाकी जब एग्जाम्प्ट है तो I और C+S की बात करनी होती है। अब बात रह जाती है जो 3 प्रॉपर्टी, दिल्ली वाले की तो कोई इश्यू नहीं है, दिल्ली में तो C+S में लगाई दूंगा, नीचे वाले की दुकान में रखी है। अब बची को 2, सर मेरा मानना है, किसी और का कुछ भी हो सकता है, मेरा मानना है कि मैं यही से IGST लगाऊंगा वहां पर ताकि उससे वहां पे क्रेडिट मिल जाए, ठीक है। इसी तरह से यूपी वाले को यूपी 09 के साथ IGST लगाऊंगा, अगर मान लो रजिस्टर है तो, नहीं तो B2C का फैसिलिटी हो जाएगा। इसी तरह हरियाणा वाले को हरियाणा लगाऊंगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पर। एज्यूम करें, अब मैं इलस्ट्रेशन यहाँ पर जैन साहब से शिफ्ट कर देता हूँ, मुझे पता है इनके पास नहीं है कि मान लो कोई ऐसा आदमी है जिसके पास पूरा का पूरा मॉल है और वो उसने हरियाणा में किराए दे रखा है, सारा कमर्शियल मॉल। अब ऐसे में करने को तो मैं आई लगा सकता हूं, लेकिन जैसे ही मैं आई लगाऊंगा तो क्योंकि उसके मैं वहां पर जो भी पेट्रोल और क्वांटम हो गया बड़ा, इनपुट टैक्स रेट 28% और 40% तक पहुंच गया। वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दैट इनपुट टैक्स रेट। तो अगर मुझे लगता है हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने पड़ेंगे कि मुझे वहां पे रजिस्ट्रेशन लेने में फायदा, किराए में मान लो 10,000, एक छोटा सी दुकान है 10,000 रुपये मिलती है, इनपुट टैक्स रेट 1,000 रुपये, ये काम कर देते हैं, ठीक है सर। तो हमें उस हिसाब से देखना पड़ेगा। इमोल प्रॉपर्टी में अदरवाइज C+S ही लगेगा, लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या होनी चाहिए? एक तो मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, दूसरा मैं वहां से सप्लाई करूं। अगर मैंने हरियाणा में मेरी एक ही दुकान थी और वो मैंने किराए पर चढ़ा दी तो मेरे पास प्लेस ऑफ बिजनेस बचा था, ओके। तो सप्लाई तो है वहां पे,
लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ से आई लगा करके वहां पे डालूं, ठीक है। लेकिन मुझे अगर जरूरत है प्लेस ऑफ बिजनेस बनाने की, मुझे आईटी की वैल्यू से लेना, तो मैं वहां पर प्लेस ऑफ बिजनेस बनाऊंगा और मैं क्रेडिट ले लूंगा। उन लोगों को रिवर्स चार्ज की आदत नहीं है, और ये आदत डालनी बहुत जरूरी है। कोर्ट ने पहले बड़ा क्लियरली बोला था, और गवर्नमेंट की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि वेयरएवर रिवर्स चार्जेस है, दीज लायबिलिटीज आर इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कि मान लो जैसे पहले जब सर्विस टैक्स था कि 50% कॉन्ट्रैक्टर को पे करना होता था, 50% कॉन्ट्रैक्टर को पे करना होता था, ठीक है जी। तो अब कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ भी पे करा, कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा 100% पे कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या है? डिपार्टमेंट ने कभी रिलीफ नहीं दिया, वो रिलीफ उधर जाकर के हाईकोर्ट वाईकोर्ट में जाकर के ट्रिब्यूनल को जजमेंट आई है, अल्टीमेटली टैक्स को मिल गया, आपको छोड़ दो। तो ये जो लायबिलिटी है, इसलिए हमें अपनी लायबिलिटी को अपने आप से ही डिस्चार्ज करना है। मुझे उस समय मालूम, अगर कल को कोई बात आती है कि आज मेरे सामने वाले एडवोकेट साहब ने तो टैक्स पे कर दिया, रजिस्टर हो गया, वो किसी भी वजह से रजिस्टर कम हो गए, ये वाले जनता होने की प्रॉपर्टी इनकम हो गई, इसलिए रजिस्टर हो गई। अभी किधर आए, अभी तो आप खुश हो गए, हाँ जी। तो अब ये रजिस्टर हो गए। अब रजिस्टर होने के बाद मान लो कहते हैं मैं चक्रों में करता था, मैं एक रजिस्ट्रेशन तो मिला था क्या सर? अच्छा, तो इन्होंने कहा कि भाई मैं ही टैक्स लगा दूंगा, मैं एडवोकेट सर्विस कर रहा हूँ, मैंने टैक्स लगाया 18% लगा करके मुझे बिल दे दिया, तो क्या इनके 18% लगा करके पे करने से मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई? आंसर नो। ये रिफंड नहीं है अपना जाकर के, मुझे अपना 18% पे करना चाहिए, इसलिए रिवर्स चार्ज को समझ लीजिए। सर रिवर्स चार्ज दो है, एक तो सेक्शन 9A में है, 9A में 9 सर्विसेज उन्होंने सब्सक्राइब करी है, और एक सेक्शन 12 में है, और सॉरी 9O में है, जो कि अन्वेषण वाला जो संदीप ने अच्छे से आपको बताया। ये मैं नाम से पढ़ के बता रहा हूँ कि वो 9 सर्विसेज कौन सी है। सर एडवोकेट कौन सा है? बहुत है यहाँ पे, मेरे जाने वालों के अलावा ये कल मैंने एक मैसेज भेजा था, और आपने पता नहीं किसी ने कोई कमेंट लिखा है, नहीं समझ आया। मैंने अपने से और बैठा में समझदार आदमी राजेश से डिस्कस करा, मैं कहा कि पूछ लेंगे। एक तो जीपीए सर्विस है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इसमें एडवोकेट जरा दो भी काफी एडवोकेट है। एडवोकेट सर्विसेज सप्लाइड बाय लीगल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल एरिया। अब पॉइंट सिर्फ इसमें इतना आया कि ये जो मैं कंसल्टेशन कर रहा हूं या इधर फाइल कर रहा हूं, ये इस एंट्री में कवर हो रही है या नहीं हो रही? सर मैंने इससे कोई ओपिनियन लगाने पहुंचा, मैं सर पूर्णिमा के बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट बैठे हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको डाल दिया था एडवोकेट ब्रदर्स प्लीज रीड दिस एंट्री। तो इसमें सर मैं अगेन आप ही होमवर्क दे रहा हूँ, और मैं अब आपको थोड़ा सा डरा के होमवर्क दे रहा हूँ, तब तो आप डरेंगे। पॉइंट ये है कि अगर इसका स्कोप इन 3 चीजों में रह गया, रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज बिफोर एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी, यही पे है रिवर्स चार्ज। What about your consultation, table work और filing of the writ making और return filing, ये कहाँ जाएंगी? ड्राफ्टिंग, ये सब सर्विसेज क्या इसमें कवर होती है नहीं होती? राजेश जैन जी का ओपिनियन था नहीं होती। सर मुझे नहीं पता, वर्मा जी कहते हैं कि मैं तो सारा काम इसे करता हूँ, मुझे नहीं पता कि आप अपने आप से डिसाइड करिए, क्योंकि जो इस करने में आपने लेना और जो रिप्रेजेंटेशन करना है गवर्नमेंट के पास करना होगा, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो आपका जो रिवर्स चार्ज है वो लिमिटेड सा रहेगा। हमारे बाद में बहुत सारे एडवोकेट होंगे जो सर नहीं रिप्रेजेंट, मैं तो जाएंगे ना, मैं तो रेट बना रहा हूँ और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं उसकी बात सर आप डिस्कशन कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन नंबर 13 पढ़ रहा हूं मैं सर मुझे नहीं पता, ये इसको आप अच्छे से एग्जामिन कर लीजिए, एडवोकेट से रिलेटेड इसलिए है, और हो सकता है मैं कल आपकी लाइन में आऊँ तो मुझे दिक्कत ना हो, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़िए और
तो मैं जो चीज कहना चाह रहा हूँ इसमें रही है, पेमेंट चार्ज में आपका स्कोर कितना है उसको समझिए। आप अननेसेसरली मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि इधर मत बैठिए, अपना फोकस करिए, तभी जाकर के कुछ। अगर ये बढ़े ऐसे रही ना तो नोटिफिकेशन वाला बढ़ेगा। हाँ, नोटिफिकेशन नंबर 30 है सर। अगर गवर्नमेंट ने कहा कि मेरा मतलब बिफोर एनी कोर्ट ही है या अथॉरिटी है या वो है, तो सब उतना ही रह जाएगा। तो चैम्बर प्रैक्टिस चैम्बर गई कुछ नहीं है, टैग लगाओगे गई की वो रहेगी रजिस्ट्रेशन। तो ये सर आप देखिए आगे 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 बढ़ते सर आगे बढ़ते सर प्लीज ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और लाइक उन पर भी रिवर्स चार्ज लगा दिया। अब पब्लिशर कैसे एग्जाम है? क्वेश्चन ये था कि अगर मैं एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्टेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं या एग्जाम्प्टेड सेल कर रहा हूं तो क्या मुझ पे 9(3) एप्लीकेबल होगा या नहीं? सर ये लार्जर क्वेश्चन है, मेरे आंसर देने से सब कुछ बात नहीं बनेगी, आपके बोलने से भी कुछ बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये जो लार्जर इससे मैं इलस्ट्रेशन देता हूं सर एक मिनट सर, इससे इलस्ट्रेशन के स्कोप समझ लीजिए कि मेरा क्वेश्चन लार्जर क्वेश्चन है जो कि मैंने उपेंद्र गुप्ता जी को भेज दिया ऑलरेडी कि मैं एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्टेड आइटम में डील करता हूं, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, और मैं इन 9 सर्विसेज में कहीं पे स्टकअप हो गया। जब मैं इन 9 में किसी में स्टकअप हो गया तो उस केस में क्या होगा? क्या मुझे रजिस्ट्रेशन सर मैं मेरा मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट है, किसी डॉक्टर से इंडिकेशन हो गया जो वहां पे बैठा था, मुझे एडवोकेट हायर करना पड़ गया, एडवोकेट हायर करना पड़ गया तो मैं यहाँ फंस गया, तो क्या मैं रजिस्ट्रेशन ले लूं? मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हूं, मेरा वहां पर भी कोई झगड़ा पड़े, सबसे ज्यादा झगड़ा जो पड़ेगा कोई उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी एडवोकेट फीस के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं पर हम लिटिगेशन में चले जाते हैं तो वहां पर फंस जाती है। यादें आती है जीडीएस सर्विसेज के साथ कि मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हूं, मेरा सामान कहीं से आ रहा है और जितना वाले को मैंने फ्रेट पे कर दिया, फ्रेट पे करने के साथ मुझे 5% इसमें पे करना पड़ेगा, तो क्या मुझे टोटली एक्सक्लूसिवली एग्जाम को भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा? सर अगर इसका आंसर यस है, मुझे नहीं पता इसका आंसर यस है वो आई विल नॉट डिनाई आंसर, क्योंकि ये गवर्नमेंट देगी तो बेहतर है मेरे ख्याल से। अगर ये 9(3) आपको मिल गया सर छोड़ के चलेगा ना, देखिए हम अननेसेसरली ऐसा कोई ओपिनियन देखिए 9(4) कहता है कि इफ रजिस्टर्ड पर्सन प्रोक्योर्स गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन 5,000 का छोड़ दीजिएगा, तो उस केस में आपको रिवर्स चार्ज भी पे करना पड़ जाएगा। तो 9(3) और 9(4) हो जाएगा। अभी जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है 9(3) में फंसे, अब उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, उनका मैन पावर हो सकता है, दिहाड़ी मजदूर हो सकता है, अनलोडिंग वाले सारे बचाते हैं। 5,000 कितना है? 5,000 पर डे को कुछ नहीं है क्या? तो ये एक लार्जर इश्यू है। अभी इसमें से 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के, अभी क्वेश्चन के 2 पार्ट है बंदो साहब, 2 पार्ट ये, एक तो मैं एक्सक्लूसिवली कर रहा हूं और कुछ दूसरा काम नहीं कर रहा, और मैं कर तो दूसरा पार्ट ये कि मैं एक्सक्लूसिवली तो कर रहा हूं लेकिन कुछ पार्ट इंसिडेंटली टैक्सेबल हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं वैसे तो सीरियल प्रोसेस में डील करता हूं लेकिन गोलियां लाई देता हूं जो कि टैक्सेबल है। बता रहा हूं सर, मैंने ये 9(4) के इलस्ट्रेशन दिए हैं, मुझे पता था कि कोई ना कोई ग्रुप हो जाएगा सर। तो 9(3) से 9(4) आ जाएगा। 9(4) कहता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन, सुन लीजिए सर, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन, 2 पहले वर्मा जी ने बोल दिया, प्रदीप ने बोल दिया, मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है 5,000 की गुजारिश। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ भी गुड्स या सर्विसेज प्रोक्योर करता है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, पर्सन सप्लायर, उस केस में उस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। मैंने इलस्ट्रेशन दिया है, और पेमेंट अदर देन टू एम्प्लॉइज एंड एग्जाम टू अनरजिस्टर्ड सप्लायर, यानी जितनी भी पेमेंट है
5,000 को बाद में देखिए ना, तो जब कर दो पेमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जितना भी सर चलिए आप तो रहो, आप बताओ दे एम्प्लॉय नहीं, आप एम्प्लॉय का रेट को क्लियर करो। फीस रेट बेसिस लोडिंग अनलोडिंग जॉब वर्क दिहाड़ी वर्कर। अभी नहीं वो सबको ऐसा मिलसअप नहीं करा जा सकता, इसलिए तो ये जितने भी अलग जुड़े के साथ लगेगा फीस रेट बेसिस, यानी कि जितने भी ओखला में लोग बैठे हुए हैं जो कि फीस रेट पे काम करवा रहे हैं। सर 5,000 की फिगर कहाँ है? वहां पर 20 एम्प्लॉइज है, 50-100 की जो लेबर चल रही है, पूरा ओखला बोरी पूरे रहेगा। लोडिंग अनलोडिंग पूरा आप चले जाए यहाँ पे खाली वाली में लोडिंग अनलोडिंग पूरा का पूरा चल रहा है। 5,000 से कुछ होगा, जो आदमी 100 करोड़ के टर्नओवर कर रहा है ना वहां बैठा हुआ, तो 5,000 से कुछ नहीं होने वाला। मैं तो दुकानदार की बात कर रहा हूँ, दुकानदार की बात कर रहा हूँ, जो कि चाहे वो ड्राई फ्रूट वाला सिर्फ। इसके बाद जॉब वर्क, मैं जॉब वर्क पे पता नहीं कितने काम कर रहा हूँ। हमारे पास ड्राई फ्रूट वाले चले गए, वो बादाम करवाते हैं, कोई और कुछ करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, दालें साफ करवा रहे हैं, और ज्यादा होंगे तो फिर अपने जल्दी करवा रहे हैं। सिर्फ सर दिहाड़ी वर्कर, जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहां पे दिहाड़ी वर्कर है। देखिए पहले तो मुझे आइडेंटिफाई करना है हु इज ऑन माई पेरोल। पेरोल पे जो नहीं है वो सबके सब इंडिविजुअल सर्विस सप्लायर है। या तो मेरे एम्प्लॉय है या इंडिविजुअल सर्विस सप्लायर है। द मोमेंट इट बिकम्स इंडिविजुअल सप्लायर, इंडिविजुअल सर्विस सप्लायर, तो उससे 5,000 रुपये पर डे की लिमिट है। सर जो 5,000 वाले लिमिट है ना, जो छोटे वाले जो है ना, जो कम टर्नओवर है वो तो बहुत खुश हैं, और बड़े वाले कहते हैं इसलिए रूटीनर्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल छोटे वाले में सर कि मेरा 5,000 का मतलब होता है 1.5 लाख रुपए महीने का, आपको एक तरह से 5,000 महीने 1.5 लाख रुपए का हिसाब किताब मिल गया आपको। ठीक है, अगर आपने लोडिंग अनलोडिंग वाले रखे हुए हैं तो 7 आदमियों को 7 दिन के वीकली बेसिस पे देना शुरू करो तो काम हो जाएगा। कैलकुलेशन है तो। लेकिन जो बड़े वाले हैं, जो बड़े वाले को कहता है कि अभी वो रैपिड वाले बोलते हैं कि सर मेरे 20 आदमी एक साथ मार्केट में घूम रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या खर्चा कर रहे हैं, तो मैं उनको कितने रुपए की बोलूँ, 100 रुपये बोलूँ, तो 20 आदमी 250 रुपए के लिए मैक्सिमम बैठती है। और टीम जरूर है, दिल्ली की बात कर रहे हैं, यूपी में तो और 20 से 40 होंगे। तो बड़े मामले में देखा मैंने 5,000 नथिंग। अब ये लेटर साइड में था बैंक टू बैंक, ये मोबाइल बैंक में कवर है, सभी लोगों के नाम से लाए। तो नदी जी आप ही का क्वेश्चन लाए, इन्होंने क्वेश्चन रेज करा कि मैं मेरी कंसल्टेंसी फॉर्म है और मैं अपनी वाइफ को 20,000 रुपये महीने का रेंट देता हूँ, प्रॉपर्टी को उनके नाम से है। तो अब वाइफ को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, सामने की वाइफ को रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी टर्नओवर को 20 लाख से कम है। लेकिन आपको रिवर्स चार्ज से इस पे टैक्स, तो ये रजिस्ट्रेशन इसलिए दिया गया है कि हमारे इंडिया में तो भी स्टैंप ड्यूटी लेडीज पे कम है, 2% का फर्क है। फिर जनरली हमारी टेंडेंसी रहती है कि वाइफ से नाम पे प्रॉपर्टी ले ली जाए और पेमेंट नहीं है, 2% की बात है करते, और उन 2% में जैसे कम वो बनती है, हम करके दिखाते हैं उनको। पर सर अब जो है इसका आपको जीएसटी देगा। हाँ जी सर, 5,000 है, ये आपसे ऑलरेडी डिस्कस करते, कंडीशन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं 10 मिनट में, तो बहुत ज्यादा है। हाँ जी सर, इसके बाद ये कैपिटल गुड से इसका है सर, इसको आपकी बात तो अभी शुरू हुआ, ये यहाँ पे है, यहाँ पर ये शुरू एक्साइज 12.5% अलग से लिखा हुआ, तो 12.5% का पूरा क्रेडिट मिल जाएगा, ऐसा बोलो। ठीक है, जो मैं अदर से परचेज करता हूँ तो उसमें मुझे कितना मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन माई रेट ऑफ टैक्स, जीएसटी रेट ऑफ टैक्स 18% या उससे ऊपर है तो 60% का, नहीं तो
तो मेरे पास क्या ऑप्शन है सर, एक ऑप्शन इसमें CTD और है, क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट। क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट का तभी मिलेगा जिसमें 25,000 से ऊपर की वैल्यू हो और आइटम जो है 1 to 1 आइडेंटिफाइबल हो, उसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाओ, डिस्टिंक्ट नंबर लगाओ, ठीक है जी। तो उस केस में हमें मिल जाएगा। फिर अभी आगे बताता हूं इंपोर्टेड ट्रेडर CTD और इसको मैं भी एकदम दोबारा उसी कंडीशन को डिस्कस कर लेंगे। इंपोर्टेड ट्रेडर को सारा का सारा क्रेडिट मिल जाएगा, सैड का भी और CVD का भी। ट्रेडर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम इंपोर्टर, उसे कितना मिलेगा 46 जो भी रेट होगा पहले, ठीक है सर। मैन्युफैक्चर पे आया नहीं, ये सब सीरियसली की बात हो रही है। सर मैं भी कंप्लीट करने दो, कुछ नहीं बचेगा, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो मैंने थोड़ा ब्रीफ में क्या होगा ना, अगर मैं अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर हूं और मेरे पास डायरेक्ट बिल है एक्साइज ड्यूटी के, उस केस में मुझे पूरा मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने उसके किसी डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करा है तो मुझे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा उसका क्वेश्चन आंसर मेरे पास है, लॉयर हो गया, ठीक है सर। अनरजिस्टर्ड एलिजिबल, पहले वाले में एलिजिबल, दूसरे वाले में डज नॉट हैव एक्साइज पेइंग डॉक्यूमेंट, नो एलिजिबल अलाउड इन दिस सेक्शन इटसेल्फ, ठीक है सर। CTD की क्या कंडीशन है? CTD की कंडीशन क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट की, जो 25,000 वाला है। 25,000 वाले में क्या होगा कि मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल से, समझिए क्या हुआ है कि बलापुर के डिस्ट्रीब्यूटर से मैंने परचेज, बलापुर को छोड़ देते हैं, LG के डिस्ट्रीब्यूटर उससे मैंने परचेज करा। उस केस में क्या होगा कि अगर मैंने डायरेक्ट LG से परचेज करा तो सारा नहीं जाता। अब मैंने इससे परचेज करा है तो कहते हैं कि मैं डायरेक्ट LG के पास जाऊं और उसे कहूं कि भाई मुझे CTD दे दो, क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट, इसमें वो अपना जो अमाउंट ओरिजिनली पे करा होगा वो लिख करके मुझे दे देगा, मैं पूरा पैसा उसे क्लेम कर दूंगा। कंडीशन क्या है? वैल्यू 25,000 को होनी चाहिए, BLD ब्रांड नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड आर आइडेंटिफाइबल एज डिस्टिंक्ट नंबर सच एज चेसिस नंबर और इंजन। तो यानी कि उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर वहां पर होना चाहिए। मैन्युफैक्चरर को देना है, उसे सर्टिफाई करना होगा कि मेरे पास 30 दिन को स्टॉक पड़ा हुआ था, 30 दिन के अंदर वो दे सकता है मुझे, मेरे पास उसके सारे और फॉर्मेलिटीज दिए, उसका पढ़ लीजिए, मोडालिटीज से नहीं जा रहा हूं। दूसरे ऑप्शन में आए थे हम 60-40 में, अगर इंटरेस्ट रेट करते हैं तो ठीक है सर, केवल क्लियर है। सर बेसिकली CGST का रेट टोटल GST का हाफ है, इसलिए अगर मैं इंटरेस्ट रेट करूंगा तो रेट डबल हो जाएगा, तो इसमें उन्हें परसेंटेज को हाफ कर दिया, क्रेडिट का अमाउंट उठेगा। इलस्ट्रेशन के साथ समझाने की जरूरत है किसी को? 18% है तो 60% मिलेगा, सॉरी इसको ऐसे ही बोले थे सर कि 40 से 70 तो छोड़ देते हैं, अगर 18% तो 30% मिलेगा, और अगर 18 सर ये 40-60 जो मैन्युफैक्चरर को अलाउ नहीं है, ये तो सर पीछे नहीं करके ये नहीं है अंदर नो क्रेडिट अलाउ। बिल है तो पूरा 12.5 मिल गया, नहीं बिल है एक्साइज का तो आप परसेंटेज मिल जाए ओनली ट्रेडर। सर अब आप मैं आगे निकल जाऊंगा, स्टेशन बहुत ही जाएगा, बाद में बात करें क्योंकि मैं कर रहा हूँ कंप्लीट तो हाँ जी। गुड्स आर एक तो साइड लाइन करते हुए कंडीशनली क्रेडिट वुड बी अवेलेबल एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई शैल बी मेड विद 6 मंथ्स फ्रॉम द एडी। तो यानी कि जिस समय मैं बेचूंगा उस समय मुझे उसका परसेंटेज के हिसाब से क्रेडिट मिलेगा। तो आप थोड़ा अपनी मार्केट में होगा
करेक्ट क्या उनको अपने आउटपुट से इनपुट के चेंज कर देना आपको। हाँ जी, मैंने तो किसी भी प्राइस को छुट्टी नहीं दी, मैं तो उसके अंदर इनबिल्ट थी, ये मुझे एक अबेटमेंट दे अबेटमेंट दे रहे हैं आप, ज्यादा मिले तो ज्यादा ट्रेड भी हो जाएगा, कम हो तो कम ट्रेड तो उससे कम है। सर मैं अभी एक मिनट भाई साहब, नहीं मैं आपका क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। अभी मैं आगे बढ़ अभी पहले आप उसको देखिए। सर ये सब चीजें आपको क्यों दी जा रही है आप पहले आप वो समझिए, फिर आप लेने और देने में परसेंटेज की बातें करता हूँ। ये सब बेनिफिट जो आपको इसलिए दिया जा रहा है कि हुआ क्या है, सुनिए आपको हुआ क्या है कि अभी रेट था उस पर्टिकुलर आइटम पे 12.5%, अब कितना हो गया 28%। कस्टमर को क्या हो गया 16.5% फालतू या 15.5% फालतू देना पड़ रहा है। ये जो बेनिफिट दिया जा रहा है ये आपके लिए नहीं दिया जा रहा, डीलर के लिए दिया जा रहा है, ये कंज्यूमर के लिए दिया जा रहा है, और इसलिए आपकी ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस बेनिफिट को आप आगे पास ऑन करो कंज्यूमर। सर देखिए कंज्यूमर तो वैसे भी शिफ्ट नहीं होता है सर, ठीक है एक मिनट वैसा इमोशन मत होइए, आगे पास ऑन करो, क्योंकि कंज्यूमर के लिए मिल रहा है गवर्नमेंट आपके दे ही रहे, अल्टीमेटली तो आपने 2.5% रिकवर करके 2.5% पे कर देना ना, तो कंज्यूमर बेचारा कहां जाएगा। तो इसलिए इसके लिए देखिए उन्होंने एक एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी बना दी है। हाँ जी ऐसा आज बात को समझ लीजिएगा जो मैं समझाने जा रहा हूँ। एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी ऑलरेडी वहां पे काम कर रही है, जो कि कंज्यूमर की कंप्लेंट के बेस पे काम करेगी। उसके बाद और मैकेनिज्म नहीं है, सबसे पहले तो बिल्डर को पकड़ेगी और उसके बाद और पकड़ेगी। तो उस केस में हमें जो भी हम तो अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं ना, कि कंज्यूमर के लिए तो कस्टमर बनेगा तब बात करेंगे, अभी तो हमें उस समय हमारे पास एक एप्रोप्रिएट कॉस्ट शीट होनी चाहिए कि अभी मैंने कैसे कैलकुलेट करा और बाद में ये सारे बिल्डर को जरूरत पड़ रही है कि आप ये प्रॉफिट जो है जितना भी आपको बेनिफिट है आप कैसे पास ऑन कर रहे हो। तो इसलिए ट्रेडर्स के केस में या मैन्युफैक्चरर के केस में मेरा सबसे सजेशन है कि जो भी बिल आप आज के बाद बनाएं और जिसमें भी अगर आप बेनिफिट लेने की सोच रहे हैं तो इस बेनिफिट को नीचे बिल में पास ऑन कर दीजिए बाय वे ऑफ डिस्काउंट। पूरा बिल कैलकुलेट करिए, मान लो फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की चीज पे आपने कितने परसेंट लगाया 28% आपके 128 रुपए हो गया, क्रेडिट आपको कितना मिलना है इस पे 28% में 5 रुपए 60 पैसे, 28 का 8 रुपए 40 पैसे, 8 रुपए 40 पैसे तो 128 पीछे लीजिए लेस 8 रुपए 40 पैसे गवर्नमेंट देगी आपको कहीं और नहीं मिल रहा है, तो लीजिए लेस बेनिफिट अंडर सेक्शन 140 सब सेक्शन 3 पास ऑन, और ये करके बिल को दीजिए ताकि आपकी कंप्लेंट कर दीजिए आप तो चले जाएगा वीडियो में। तो आप चाहो तो 100 रुपए वाली प्राइस को ऊपर डालो, लेकिन ये बेनिफिट जरूर पास ऑन करो सर, ये आपकी चॉइस है, लेकिन ये बेनिफिट अगर ये नहीं हुआ तो ऐसे चांसेस होंगे कि आपका कंज्यूमर जो है तब कंप्लेंट में बैठा आपको पता जैसा भी होगा ना बिल बनवाओ या आपको तो नहीं मैं तो कोई बात नहीं बात ही खत्म होगी ना, फिर क्या पास हो गए सर क्रेडिट बैंक इसलिए बेनिफिट इसलिए कंपटीशन है ना। भट्ट साहब बात समझिए आप, मैं और मेरा बराबर का दुकानदार है, उसने तो क्रेडिट ले लिया, वो पास ऑन नहीं कर रहा है, उसकी चीज सस्ती होगी मेरी महंगी लगेगी, इससे कम्पीट कैसे करूंगा मैं। 1 करोड़ का स्टॉक मेरे पास है, 1 करोड़ का उसके पास है, तो 1 करोड़ का मैं 2 महीने आराम करूंगा मैं। आप इस चीज को समझिए कंपटीशन है ऐसे। नहीं सर कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं क्लेम करते हो तो कुछ पास नहीं करते सर। 2 क्वेश्चन ये न्यूज पेपर से नहीं है सर, गवर्नमेंट क्या कहती है आप इससे नहीं क्वेश्चन उठा कि अगले क्वेश्चन है तो मेरी अगर मान लो वहां पे यूनिट एग्जाम है तो क्या मुझे इसका क्रेडिट मिल जाएगा
लॉजिकली आंसर नो है, तो मैंने एक्सरसाइज होगी। लेकिन पर दिक्कत क्या आ रही थी इसमें, दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही थी। दिक्कत यह है कि मेरी 2 फैक्ट्री थी, एक बद्री में थी, वो तो रिजल्टिंग दोनों थी, नोएडा में थी और एक्सेल में, दोनों जगह से माल आया, मिक्सिंग हुआ और हमें पता ही नहीं कौन सा बड़ा। तो गवर्नमेंट ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर आपने चाहे एग्जम्प्टेड जोन से ले रहे हो, और दूसरे वाले ने कहा इवन इफ यू हैव परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर, एक स्टेप और आगे निकल गए। उन दोनों केसेस में वहां पे ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट हो गई, 12.5 लड़के आएंगे, उस केस में आप 40-60 पर जा सकते हैं। अगर सीटीबी की जरूरत पड़े तो सीटीबी को करते जाते हैं। ये दिस हैज बीन क्लैरिफाइड yesterday itself by the CBSE in the newspaper. एक लोगों ने एरिया बेस्ड एग्जामिनेशन में पूछा था, उन्होंने कहा ये सब खत्म हो जाएंगे, रिवर्सल मेथड पे आएंगे। सर रिवीजन ऑफ द रिटर्न बहुत बहुत जरूरी है, अभी मेरे प्रोग्राम में लग जाएगा, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन रिवीजन ऑफ द रिटर्न, मैं रिटर्न रिवाइज कर सकता हूँ क्या या नहीं? आंसर है कि एक बार आपने जैसे 3 जून रिटर्न फाइल कर दी, इसके बाद आप रिटर्न रिवाइज तो कर सकते हैं जो भी आपका लिमिटेशन पीरियड के हिसाब से, लेकिन उसमें अगर कुछ टैक्स बनता होगा तो आपको पे करना पड़ेगा, आपका निकलता होगा तो आपको रिफंड के मैकेनिज्म पे जाना पड़ेगा, क्रेडिट के मैकेनिज्म पे नहीं होगा। इसके बाद रिटर्न ऑफ द गुड्स, आज मैंने सेल करा और सेल करने के बाद कल वापिस आ गया। फ्लिपकार्ट वाले भी बहुत हो गया इसको। वैसे तो 2 सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, एक तो अनरजिस्टर्ड डीलर से आ सकता है और रजिस्टर्ड डीलर से आ सकता है। पहले रजिस्टर्ड डीलर से आया, अगर रजिस्टर्ड डीलर से आया तो वो मुझे एक इनवॉइस, सप्लाई का इनवॉइस बनाएगा, उस पर टैक्स लगाएगा जिसका मैं क्रेडिट दूंगा ऑटोमेटिकली, ठीक है सर। और अगर अनरजिस्टर्ड डीलर से आता है, सर अनरजिस्टर्ड में ना मैंने एग्जाम्पल थोड़ा छोटा दिया है फ्लिपकार्ट, इसमें सारी की सारी रेलवे सप्लाई थी जो करोड़ों रुपए की, वो भी तो अनरजिस्टर्ड रखा हुआ है, खाली वो 1000 रुपये हो जाता है, थोड़ा टेस्ट ऑफ इंडस्ट्री है। सारी रेलवे सप्लाई से गवर्नमेंट सप्लाई जितनी भी है वो सारी रजिस्टर्ड में है। और अगर वहां से वापिस आ गया तो क्या उन्होंने कहा सब स्टैंडर्ड है, तो क्या उन्होंने कहा कि इसको इम्प्रूव करके वापिस भेजो, देन उस केस में सर लॉ ये कहता है कि अगर 6 महीने के अंदर आपके पास वापिस आ जाए विदिन 6 मंथ, तो आप हमसे रिफंड ले लो, जाना पड़ेगा रिफंड में मैकेनिज्म में, आईटी से मैकेनिज्म नहीं है। तो अगर 6 महीने के बाद आता है तो उस केस में आराम करो। अगर कोई प्राइस ऊपर या ज्यादा होता, कम या ज्यादा होता है, जिसकी सप्लाई अभी हो चुकी है, तो वो जीएसटी को रेज क्वेश्चन होता है कि मैंने तो सब काम आज कर दिया, इसका बिल मैंने कल रेज कर रहा हूं, तो जीएसटी लगाऊं या सर्विस टैक्स लगाऊं या वैट लगाऊं? 30 जून और जुलाई की बीच बात करेंगे। ये कहते हैं, पहले कोई प्लस कर रहे हैं, कोई कहते हैं कि अगर आपने आपकी पॉइंट ऑफ सप्लाई गुड्स के लिए सर्विसेज के लिए अगर पुराने रेजिम में फाइल करती है तो पुराना टैक्स पे कर दो आप। अगर आपने नहीं पे करा किसी वजह से तो आपको जीएसटी बन जाती है। तो ये लिखा है नॉट नो टैक्स हैज बीन पेबल ऑन द गुड्स अंडर जीएसटी एट टू द एक्सेस टैक्स वाज पेबल ऑन सेल गुड्स अंडर द टैक्स। इसी तरह से उन्होंने सर्विसेज के लिए बोल दिया। तो इस केस में अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सर्विस का अपने चाइना मोटर्स वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, हमने जितनी भी सर्विसेज 30 जून तक प्रोवाइड करी है, अगर हमने 30 जून को बिल रेज कर दिया, उस केस में हम क्या लगाएंगे? सर्विस टैक्स। 1 जुलाई को करा तो शुड बी डेफर और बिल समटाइम्स यस, क्योंकि अगर ट्रेडर है ना सर, वो सामने को क्रेडिट मिल जाएगा, समटाइम्स यस। अगर मान लो अगर कल से तो क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा, ओके आज ही तो नहीं मिल रहा, मार्च के प्रोविजन पे कोई टैक्स नहीं, प्रोविजन जो सर्विस प्रोविजन नहीं है। मैंने तो कुछ नहीं प्रोवाइड करा, आपके नाम में कुछ भी डालते हो, आप मेरे नाम पे 50,000 करो 25,000, मेरी लायबिलिटी कब आएगी जिसमें मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा या आपसे पैसा इससे प्रोविजन किसी का व्यवसाय पे करूंगा, मुझे क्या क्या करना बैठे। अगर मैंने इनको बिल दे दिया है तो सर रिवर्स चालू कब आएगा, इसमें हमें रजिस्टर की बात आएगी, तो रिवर्स चालू एडवोकेट की। अगर मैंने इनको बिल दे दिया है तो
और उसके बेस पर उन्होंने प्रोविजन बनाया, उस केस में मुझे पे करना पड़ेगा। तो इन्वाइसिंग होगी ना सर, आपकी जो लायबिलिटी है इन्वाइस और पेमेंट से लिंक है। अगर आपने दोनों में से एक भी काम हो गया, या हमारी पता नहीं चला काम है हमारे, दोनों में से एक भी काम हो गया तो उस केस में आपको ये उन्होंने इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है, सीबीसी के साइड में कुछ क्वेश्चन है, फटाफट नहीं करते सर, ये अच्छे क्वेश्चन है। मैंने वहां से 5-7 क्वेश्चन पिक करे हैं जो कि सर्विस ऑफ प्रोवाइडर का 2.5 कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। डू ये स्टॉक वाले बहुत लोग उसके से आंसर है क्वेश्चन आता है सर, ये एसोसिएशन वाला ज्यादा पूछता है। डू आई नीड टू सेल द क्लोजिंग स्टॉक हेल्ड ऑन विदिन सम स्पेकुलेशन पीरियड? मार्केट में सर अगर आप खाली वालों के ऑर्डर को कहते हैं 3 महीने में स्टॉक बेचना है, 2 महीने बेचना है, ऐसी कोई स्पेकुलेशन नहीं है। मुझे 6 महीने की जो कंडीशन है तो बेचने की है, वो कभी है कि मैं आईटी से लेना चाहता हूँ, और अगर मैं आईटी से छोड़ देता हूँ तो वो कंडीशन भी खत्म हो जाएगी। दूसरा, डू आई नीड टू डिक्लेयर द क्लोजिंग स्टॉक इन माई ट्रांस 1 जो मैं ट्रांस 1 5 को सीरीज का स्टॉक डिक्लेयर करना है? आंसर ये है जनरली नो, लेकिन अगर मैं 140 दिन का एक्साइज ड्यूटी का बेनिफिट लेना चाहता हूं तो मुझे टू दी एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट उतना ही स्टॉक डिक्लेयर करना, बाकी सारा नहीं करना, जितने दिन में एक्साइज ड्यूटी का बेनिफिट लेगा। ये सर मेरे अपने क्वेश्चन है, ये सीबीसी के अंदर सीबीसी लिखा हुआ ट्रांसफर की डेट 90 दिन के अंदर फाइल करना। अच्छा जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्रमोशनल आइटम्स गिवन फ्री टू एंड कंज्यूमर? वो कहते हैं टैक्स विल बी चार्ज ऑन द टोटल कंसिडरेशन, यानी प्रमोशनल आइटम पे आप दे रहे हो, सिर्फ मैंने एक के साथ एक फ्री दे दिया, 10 के साथ 2 फ्री दे दिया, वो कहते हैं जो कंसिडरेशन है। सर ये क्वेश्चन हमें गवर्नमेंट से मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अभी तक हम क्या करते हैं, स्पेकुलेशन कर रहे थे। अब हमें एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी मिला कि 10 के साथ मैं 1 दे रहा हूँ, 5 के साथ 2 दे रहा हूँ, 1 के साथ 1 दे रहा हूँ, तो कहते हैं कि टैक्स वुड बी चार्ज ओनली कंसिडरेशन। सर अभी 5 मिनट मुझे ही कर सर, मुझे ना थोड़ी मेरी पेशेंट जवाब देंगे, आपको ज्यादा बताएंगे सर, किस चीज का नहीं कोई वजह आईटीसी बचता है तो कोई सर प्लीज सर प्लीज देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, वो कहते हैं एक ही तरह देना पड़ेगा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिपोर्ट। हाँ जी, एक और क्वेश्चन है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, क्या मुझे अपने इंटर्न जो हमारे ट्रेनीज हैं, आर्टिकल ट्रेनिंग, उन पर भी रिमोट चार्ज देना होगा? उन्होंने कहा नहीं, मना कर दिया उन्होंने। एक और क्वेश्चन है सैलरी टू दी पार्टनर, उस पर भी उन्होंने नहीं। सर इसमें ना चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑब्जेक्शन लिखा, ऑब्जेक्शन लिखा एडवोकेट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर दे देते तो रिमोट चार्ज पे क्लेम नहीं कर लेते, एडवोकेट पे करते तो कहां से क्लेम करते? आपके आउटपुट पर जम है ना, हम तो क्लेम कर लेते, तो वहां पर अच्छा है, क्लैरिफिकेशन अच्छा है। एम्प्लॉयर प्रोवाइड बस मेन सर्विसेज कूपन टेलीफोन एंड रेजिडेंट, ये सारी चीजें 50,000 के उसमें आ जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। कैन वन स्टेट सीजीएसटी कैन बी यूज्ड इन अनदर स्टेट? आंसर इज नो। मुझे लगता है सबसे पेशेंट जवाब देंगे। सर ये बड़े टेक्निकल इश्यूज है, मैंने पढ़ करके तो भी कल से बिलिंग होनी है, आपके क्लाइंट आपको समझेंगे। अगर मेरी टैक्सेबल भी है, नॉन टैक्सेबल भी है, तो क्या मैं अपना एक बिल बना सकता हूँ? आंसर ही है गवर्नमेंट ने कहा। और एक्सपेंसेस लाइक ट्रेड ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हाउ टू ट्रीट फॉरेन ट्रांजेक्शन, डिलीवर सप्लाई शॉर्टेज इन ट्रांजिट, मैंने यहाँ से 1,000 पीस भेजे, वहां को 0.90 मिले, कस्टमर गेट लेस क्वांटिटी एंड पे लेस,
तो सर इसलिए वो कहता है कि सब कुछ जो है क्रेडिट नोट के थ्रू ही रूल होगा। सिविल कॉन्ट्रैक्टर कई जगहों पे इसका प्रोजेक्ट करता है, आंसर हो जाए सभी जगहों पे गुड सिटीजन बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन क्रेडिट नोट की जरूरत पड़ेगी। सर इनपुट टैक्स क्रेडिट में हमें यही ध्यान रखना है, हमने क्लाइंट को यही एडवाइस देना है कि आपको आपका आउटपुट सप्लायर जो है टैक्स पे करने को बहुत बढ़िया। तो गवर्नमेंट ने जो 2 महीने दिए हैं ना, 2 महीने दोबारा मिलने के लिए बहुत है। इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म अभी 2 महीने के लिए शांत होकर दिया, उन्होंने 3 मिलियन निकाल कर दे। अगर 2 महीने में अगर मान लो मैंने किसी से 2 करोड़ की टर्नओवर कर ली, 28% का टैक्स है, 56 लाख होगा, 56 लाख में भाग गया तो वो तो भाग जाएगा समूह में। तो इस चीज को ध्यान रखिए, जो फ्री दिया है गवर्नमेंट को अपनी सहूलत नहीं है, हमारी सहूलत नहीं है सर, नहीं हमारी गवर्नमेंट काम नहीं है सर, हमें तो वो दिया टेंशन दिए। आप सुनिए बात को, 2 करोड़ की टर्नओवर 56 लाख कौन देगा सर? तो मुझे तो मैं तो चाहता हूँ मेरी चीज मैच हो कि उनका सिस्टम फेल हो रहा है सर। इसलिए मेरी सबसे यही एडवाइस है, हाँ जी भाई साहब, हमें यही एडवाइस करनी है कि हमें अपने सर मेरा क्लाइंट अगर मिल गया ना तो हम भी बढ़ेंगे, आपको तो हम भी नहीं है। तो उस स्टेज में हमें उसको ये कहना है कि भाई आप उसका टैक्स रोक लें, जो कुछ एडवाइस करना है कि टैक्स का अमाउंट रोक लें। वर्मा जी ने वो और बड़ी अच्छी प्लान करी है, उन्होंने टैक्स का अमाउंट भी रोक देते पर साथ में ब्याज दे देते हैं। एक महीने बाद में हम टैक्स तो देंगे तभी, हाँ लेकिन वो कहता है मैं नहीं मानता था, अच्छा बैंक इंटरेस्ट हमसे ले, वो पॉसिबल नहीं है। तो जितना हमसे कैसे होगा इतना है क्रेडिट भी तो है उसका लॉगिन वो पासवर्ड होना चाहिए। ऐसी गलती नहीं उसको जाना कि मान लो 2 लोग राइट दे रहे हो, एक के दूसरे को करवा दो। हाँ जी, वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करने के लिए फॉर्म 3 E1 ये सब कुछ चले गए। पहले 2% देता था और अब फुल टैक्स पे करना, वर्किंग कैपिटल की सबसे ज्यादा यूज करेगा। इम्पैक्ट ऑन गुड काउंसिल सोसाइटी, ये इम्पैक्ट जो है मिक्सिंग ऑफ ट्रांजेक्शन को डिस्कस करना है। तो वैसा कि मेरी रेंटल और नॉन रेंटल क्या था, हमने इसको एग्जाम्पल करा कि सपोजिंग यहाँ पर क्या करा कि यहाँ पर बेसिकली वी आर डूइंग टैक्सेबल एज वेल एज नॉन टैक्सेबल, और ये टैक्सेबल प्लस नॉन टैक्सेबल मिला करके 20 लाख से क्रॉस कर जाती है। जब 20 लाख से क्रॉस कर जाती है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो बैंक में कैसे है, अगर मिक्सिंग करते हो तो आप दोनों ऐड करेंगे। अब आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपने टैक्स पे कितने लेना, टैक्सेबल नहीं करोगे, नॉन टैक्सेबल तो नहीं करोगे। लेकिन जैसे आप रजिस्टर हुए तो आपका आ गया 94। और हमारे विजय दरवाजी जो हमारी सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी है, वो पता चला 40 लाख के तो खर्चे उसी पे कर रहे हैं, जॉब चार्जेस पे, या तो मैन पावर सप्लाई कर रहे हैं, या स्लीपर को दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं। तो एक सोसाइटी को खाते में तो किसी में 40 फिगर कैसे होगा इनको जरा पूरी करने के लिए। लेकिन दैट माइट बी 10 लाख, दैट माइट बी 15 लाख, माइट बी 20 लाख, नीड टू गेट हमारे दिल्ली में कितनी सोसाइटी है, सभी को इम्पैक्ट आ सकता है। अच्छा इंटरेस्टिंगली ये जो आप इस मेंटेनेंस चार्जेस जो आप रिवर्स चार्ज में पे कर रहे हो, हमें उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा क्योंकि हमारी मेंटेनेंस जो 2000 रुपए वाली की एग्जाम है। समझ रहे हैं आप, आपको क्रेडिट को नहीं मिल रहा हमें, ऐसे कुछ नहीं मिला कोऑपरेटिव सोसाइटी में। मैं देखता हूँ 250 मेंबर्स है मेरे, 50 लाख रुपए मेरी कुछ रेंटल इनकम नहीं है। रेंटल इनकम के एक अलग एंटीना लगा दिया, कोई बाहर फेशियल लगा दिया, कोई दुकान में किराए में दे, कुछ भी इस तरह की कमर्शियल रेजिडेंशियल की बात होगी, रेजिडेंशियल को वहां पे कुछ हो गई। तो अब आपकी क्या होगी, ऐसी इनकम मेरी एज्यूम करो 5 लाख, 50 लाख प्लस 5 लाख मिल जाते हो 55 लाख, 20 लाख से ऊपर आ गए। अब आपको रजिस्ट्रेशन देना, अब आपने रजिस्ट्रेशन दे दिया तो एज ए फॉरवर्ड सप्लायर आपको कितने पे टैक्स पे करना है, 5 लाख पे 40 लाख। सोसाइटी में मेंटेनेंस अगर 5000 रुपए महीना से नीचे हो तो एग्जाम, 5000 से ऊपर हो तो टैक्सेबल है। अब आप क्या हुआ, इस 5 लाख को देने के लिए रजिस्टर हो गए। अब रजिस्टर होने के बाद फिर आपके साथ एप्लीकेबल हो गया 94, जो कि रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड है। वहां पर हमारे पास क्या है, सिक्योरिटी गार्ड है, हमारे पास स्वीपर्स है, ये सबके साथ फ्री लाइसेंस है, सफाई करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं।
दुनिया भर के काम करा रहे फ्रीलांसर, रोड पर तुम्हारे 40 आदमी होंगे शायद, तो इन सब पर हम क्या पे करेंगे? लेबर चार्ज। अभी भी लेबर चार्ज तो यहाँ पर भी बात कर रहा हूँ, लेबर चार्ज पे कर दिया। अब हम इसका सेटअप किससे लेंगे? अपने आउटपुट सप्लाई से। आउटपुट सप्लाई सो भी 5000 से कम है तो एग्जाम है। आपकी सोसाइटी भी है ललवानी साहब, ठीक है। तो ये कहूंगा रेंटल इलेक्ट्रिसिटी दोनों को जोड़ करके उसके ऊपर जीएसटी पे करूंगा, ठीक है। नीचे वाला फिर तो नहीं करना सर। अगर मान लो तो 50 से अगर 5000 से ऊपर है तो लाएगा, दोनों उन्होंने दिए जिसमें रेट ऑफ टैक्स है सेम एक्सेशन फॉल अंडर 2 डिफरेंट रेट। पहले आप रेट एक्सेशन डिसाइड करें तो रेट डिसाइड करें, कल बता रहे हैं आपको। चैप्टर 15 कुछ चैप्टर्स में लिखा हुआ है जहां पर आपको रिफंड देना, इनपुट टैक्स इनफ्लो है उसका रिफंड नहीं मिलेगा, यानी कि इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम है तो रिफंड नहीं मिलेगा, उसका आपको ध्यान रखना है सर। चैप्टर 61, 62, 63 जो कि आर्टिकल्स ऑफ प्रोविजन मेडअप से रिलेट करते हैं, वो कहते हैं सेल वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1000 और एक्सीडिंग 1000। अब इस सेल वैल्यू का क्या मतलब है मुझे जीएसटी में डिफाइन नहीं है। सेल वैल्यू मेरी कंसिडरेशन वैल्यू है, ट्रांजेक्शन वैल्यू है। 1050 का मेरा पीस है, 100 रुपए माइनस कर दूं, 950 पे लगाऊंगा या 250 पे लगाऊंगा। 250 पे रेट 12 है, 950 पे सर आपके जरूरत नहीं, भाई साहब आपके सर्विसेज के रेट भी इसी तरह के बिल्डर्स के साथ उन्होंने इम्प्रूव मना किया है। इम्पैक्ट और प्राइसेस को छोड़िए, कुछ की चेंजेस बहुत कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा एडवांस में भी हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। प्रिसाइज टाइम ऑफ सप्लाई है, ब्रांच ट्रांसफर जितना भी टैक्सेबल है, जिस भी रेट पर है, रिकॉर्ड में डिस्कस कर चुके हैं। वैल्यू सप्लाई बता रही है, डिस्कस करिए। लास्ट लाइन कम से कम हमें चाहिए, हमारा इनवॉइस होना चाहिए। सबसे पहले क्लाइंट को इनवॉइस जरूर करें और इनवॉइस में बता देना कि तुम्हें ये बेचना है तो उस पर ये रेट लगाना है, और ये खरीदना है अगर गलती से 5000 से ऊपर तो इसका ये एडजस्ट करना है और ये उसका इनवॉइस को पूरी रेस करोगे परचेजर का, तो HSN नंबर अकाउंटिंग कोड भी चाहिए होगा, ठीक है। तो यही इसमें अपडेटिंग ऑफ मास्टर, अपडेटिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, एंड लास्ट वन इंटेलिजेंट स्टाफ टू ऑपरेट।